ईसा पूर्व 230 में मौर्य शासन के तहत अफगानिस्तान का संपूर्ण इलाका आ चुका था, पर मौर्यों का शासन अधिक दिनों तक नहीं रहा। इसके बाद पार्थियन और फिर सासानी शासकों ने फारस में केंद्रित अपने साम्राज्यों का हिस्सा इसे बना लिया। सासनी वंश इस्लाम के आगमन से पूर्व का आखिरी ईरानी वंश था। अरबों ने खुरासान पर सन 707 में अधिकार कर लिया। सामानी वंश, जो फारसी मूल के पर सुन्नी थे, ने 987 ईस्वी में अपना शासन गजनवियों को खो दिया, जिसके फलस्वरूप लगभग संपूर्ण अफगानिस्तान गजनवियों के हाथों आ गया। गजनवी लोग तुर्क मूल के सुन्नी मुस्लिम थे। गो के शासकों ने गजनी पर 1183 में अधिकार कर लिया। 17वीं सदी के अंत में कवि ने अफगानिस्तान के कबायली झगड़ों की खिल्ली उड़ाई और अफगान एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। 19वीं सदी में आंग्ल अफगान युद्धों के कारण अफगानिस्तान का काफी हिस्सा ब्रिटिश इंडिया के अधीन हो गया, जिसके बाद अफगानिस्तान में यूरोपीय प्रभाव बढ़ता गया। उधर उत्तर में रूसी साम्राज्य का विस्तार दक्षिण की तरफ होता जा रहा था। अंग्रेजों को डर था कि यदि वे अफगानिस्तान में घुस आते हैं तो उनके भारतीय अधिकार पर खतरा हो सकता है। इसलिए ब्रिटेन और रूस दोनों ने अफगानिस्तान में दखल देना आरंभ किया। इस घटना को महाखेल का नाम दिया जाता है, जिसमें दक्षिणी खोरासान यानी अफगानिस्तान और पूर्वोत्तर ईरान में दोनों देश अपने सहयोगियों के साथ अपने हित साधने में लगे थे। 1826 में दोस्त मोहम्मद काबुल की गद्दी पर बैठा। उसने अपने किजलवश कबीले के लोगों की मदद से अपनी स्थिति मजबूत की और अपने भाइयों के खतरे से अपने को ऊपर किया। उसके ऊपर जो सबसे बड़ी विपत्ति उस समय थी वो ये थी कि खाइबर के पूर्व में पश्तून इलाकों पर सिख सेना अपना अधिकार जमा रही थी। 1834 में पूर्व शाह शुजा दुर्रानी को दोस्त ने हरा दिया, पर उसके काबुल से दूर रहने के कारण सिख पश्चिम की ओर और आगे बढ़ गए। रणजीत सिंह की सेना ने पेशावर पर अधिकार कर लिया। पेशावर के पश्चिम में वो इलाके थे जिस पर काबुल का सीधा नियंत्रण बनता था। अब स्थिति चिंतनीय हो गई थी। 1836 में जमरूद में दोस्त मोहम्मद की सेना ने उसके बेटे अकबर खान के नेतृत्व में सिखों को हरा दिया, पर वे सिखों को पुनर्तः पीछे नहीं धकेल सके। पेशावर पर दोबारा आक्रमण करने की बजाय उसने ब्रिटिश भारत के नवनियुक्त गवर्नर लॉर्ड ऑकलैंड से सिखों के खिलाफ एक मोर्चे के लिए संपर्क किया। इसके साथ ही अफगानिस्तान में यूरोपीय हस्तक्षेप का सिलसिला शुरू हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस के बीच 1763 में हुए पेरिस की संधि के बाद अंग्रेज भारत में एकमात्र यूरोपीय शक्ति बच गए थे। उधर रूसी साम्राज्य कॉकेशस से दक्षिण की तरफ बढ़ रहा था। जिस बात से ब्रिटिश साम्राज्य को सबसे अधिक चिंता हो रही थी वो थी ईरानी दरबार में बढ़ता हुआ रूसी प्रभाव। 1837 में रूस ने ईरान के शाह को हेरात पर नियंत्रण के लिए प्रोत्साहित किया। हेरात पर ईरानी नियंत्रण के बाद अंग्रेजों को रूस की साम्राज्यवादी नीति से डर सा लगने लगा। ऑकलैंड ने दोस्त मोहम्मद से रूसियों तथा ईरानियों के साथ सभी संपर्क तोड़ लेने को कहा। इसके बदले में ऑकलैंड ने ये वादा किया कि वे रणजीत सिंह के साथ अफगानों की मित्रता बहाल करेगा। पर जब ऑकलैंड ने ये लिखित रूप से देने से मना कर दिया, तब दोस्त मोहम्मद ने मुंह फेर लिया और रूसियों के साथ वार्ता आरंभ कर दी। शाह शुजा की मदद का बहाना बनाकर अंग्रेजों ने काबुल पर हमला किया। 16,000 की सेना में केवल एक अंग्रेज बटालियन था और बाकी भारतीय सेना और उनके परिवार वाले थे, पर इनमें से केवल एक अंग्रेज वापस लौटकर जलालाबाद पहुंच सका। बाकी भारतीय कहां गए। 1919 में अफगानिस्तान ने विदेशी ताकतों से एक बार फिर स्वतंत्रता पाई। आधुनिक काल में 1933-1973 के बाद का काल अफगानिस्तान का सबसे अधिक व्यवस्थित काल रहा, जब जाहिर शाह का शासन था, पर पहले उसके जीजा तथा बाद में कम्युनिस्ट पार्टी के सत्तापलट के कारण देश में फिर से अस्थिरता आ गई। सोवियत सेना ने कम्युनिस्ट पार्टी के सहयोग के लिए देश में कदम रखा और मुजाहिदीन ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और बाद में अमेरिका तथा पाकिस्तान के सहयोग से सोवियतों को वापस जाना पड़ा। 11 सितंबर 2001 के हमले में मुजाहिदीन के सहयोग होने की खबर के बाद अमेरिका ने देश के अधिकांश हिस्से पर सत्तारूढ़ मुजाहिदीन तालिबान, जिसको कभी अमेरिका ने सोवियत सेनाओं के खिलाफ लड़ने में हथियारों से सहयोग दिया था, के खिलाफ युद्ध छेड़